7 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन एनवायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मतलब जो ह्यूमन बींग्स है उनके आसपास का कैसा एनवायरमेंट है, सेटलमेंट कैसे होता है, लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा कौन कौन सी है, बस में जाते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, ट्रेन से जाते हैं, और कम्युनिकेशन यानी बातचीत कैसे करते हैं, लेटर लिखते हैं, फोन करते हैं, ईमेल करते हैं। तो ये सारी बातों को आज हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखो, इन चैप्टर 1 you have learned that early human beings dependent entirely on nature for food, clothing and shelter, but with time they learned new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. चैप्टर नंबर 1 में हमने ये सब जाना था कि किस तरीके से अर्ली ह्यूमन बीइंग कैसे सिविलाइजेशन में रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे, और फिर उन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे इसी तरीके से आज जो भी हैं हम इस सारी ग्रोथ के लिए हम अपनी स्किल्स के लिए जिम्मेदार हैं जो हमने डेवलप की। हम लोगों को समझ में आया कि भाई खाने को पकाकर खाना चाहिए, घर बनाकर रहना चाहिए। तो यही सारी सूझबूझ से आज हम मॉडर्न ह्यूमन बींग्स कहलाते हैं बच्चों। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरमेंट वेयर दे लिव्ड। तो एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम आसपास का जो भी हमारे आसपास का सराउंडिंग होता है उसको हम एनवायरमेंट कहते हैं। अब हमारे हिसाब से हमने सड़क बना ली, घर बना लिए, स्विमिंग पूल बना लिए, बस ट्रेन की फैसिलिटी कर ली। तो इन सारी चीज़ों को जब हमने इनको क्या किया, चेंज किया अपने हिसाब से, तो उसको हम कहते हैं मॉडिफाई करना। तो देखो, डू यू नो The place where a building or a settlement develops is called its site। तो कोई भी घर बन रहा होता है, कुछ भी नई चीज हो रही है तो हम क्या बोलते हैं, साइट पे जा रहे हैं, या वो देखो वो साइट है, साइट सीइंग। हम कोई जगह देखने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, साइट सीइंग। तो उसे साइट कहते हैं। द नेचुरल कंडीशंस फॉर सिलेक्शन of an ideal site are favorable climate, availability of water, suitable land, fertile soil। मतलब भाई हमारा जो मौसम है वो कैसा है, हमें मतलब सूट करेगा या नहीं करेगा, पानी वहां पे अवेलेबल है या नहीं, वहां पे जमीन सूटेबल है या नहीं। अगर पता चला कि हम ऐसी जगह जाकर घर बना रहे हैं जहाँ पे ना कोई खेती हो सकती है, ना कोई चीज अवेलेबल है, ना पानी अवेलेबल है, जहाँ का क्लाइमेट भी हमें सूट नहीं करता, और फर्टाइल सॉइल यानी बहुत ही उपजाऊ वहाँ की मिट्टी है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। चलो अब जानते हैं सेटलमेंट्स का डेफिनेशन क्या है। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। Early human beings lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. स्टूडेंट्स, सेटलमेंट्स वो उसे कहते हैं जहां लोग अपना घर बना के रहने लगते हैं, सेटल हो जाते हैं लाइफ में। और पहले के समय में लोग पेड़ों के नीचे गुफाओं में रहते थे, लेकिन अब क्या हुआ, जब लोग खेती करने लगे, उन्हें पता है हमने इतनी मेहनत की, अब फसल उगेगी, हम इस फसल को खाएंगे, तो फिर लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद किया और परमानेंटली होम बनाकर रहने लगे। The settlements grew near the river valleys as water was available। और पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। पहले के ज़माने में कोई सिंटेक्स की टंकी नहीं हुआ करती थी, ना मोटर हुआ करती थी कि जब चाहे तब पानी खींच लिया, चढ़ा दिया ऊपर और नल चालू। तो पानी कोई भर नहीं सकता था दूर दूर तक, इसीलिए नदियों के किनारे ही रहा जाता था ताकि वहाँ से पानी मिल जाए, और ज़मीन भी फर्टाइल होती थी वहाँ की, तो खेती हो जाएगी। With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगा व्यापार का, एक दूसरे को हम सब व्यापार करने लगे, ये सारी चीजें जब डेवलप होने लगी तो फिर क्या हो गया, ये सेटलमेंट्स और ज्यादा फैलने लगे। आज देखो ना, देश विदेशों तक कहीं जमीन का टुकड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ बढ़ चुकी है हमारे अर्थ पे। सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशंस डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज। और अब सिविलाइजेशंस की भरमार आ चुकी है और बहुत सारे लोग रिवर वैली के आसपास रहने लगे हैं। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, टाइग्रीज, नाइल एंड होंगे। तो बच्चों ये सारी सिविलाइजेशंस जो हैं वो रिवर के बैंक्स पे यानी किनारों पे ही ग्रो की हैं, बड़ी हुई हैं। अब देखो, सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। अब जिन लोगों का ट्रांसफरेबल सर्विस होता है, मतलब एक जगह से दूसरा जगह उनका ट्रांसफर होता रहता है। बंजारे कम्युनिटी के बारे में आपने सुना होगा, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना।
कुछ लोग परमानेंट रहते हैं, जिनका खुद का धंधा होता है, खुद का बिजनेस होता है, पुश्तैनी घर होता है, तो परमानेंट भी होते हैं सेटलमेंट्स और टेम्पररी भी होते हैं। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट्स। अब जो ऑक्यूपाई मतलब जिसको रोका गया हो या जहां में रह रहे हैं हम लोग, तो उनको हम सिर्फ टेम्पररी सेटलमेंट कहते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं माउंट आबू घूमने जाते हैं, कोई भी हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं, किसी भी रिजॉर्ट में रहते हैं, तो वो टेम्पररी सेटलमेंट होता है बच्चों, घर तो वापस आना ही पड़ता है ना। The people living in forest, hot or cold deserts and mountains often dwell in such temporary settlements. जो लोग पहाड़ों पे, जंगलों में, डेजर्ट्स में रहते हैं, वो टेम्पररी सेटलमेंट्स ही माना जाता है, क्योंकि लोग आए दिन जगह बदलते रहते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसमेंस। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, टेम्पररी सेटलमेंट्स वाले बेचारे शिकार करते हैं, चीजों को इकट्ठा करते हैं और सरवाइव करते हैं, लेकिन ज्यादातर आजकल लोग परमानेंट सेटलमेंट में बिलीव करते हैं। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। और आजकल परमानेंट सेटलमेंट में लोग अपना घर बना के रहने में विश्वास करते हैं। अब देखो, ट्रांसहुमेंस का मतलब होता है इट इज अ सीजनल मोमेंट ऑफ people who are who rear animals move in search of new pastures according to changes in seasons। तो बच्चों, जिन लोगों के पास में मवेशी होते हैं, यानी ये जो भेड़ बकरी होते हैं, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये लोग बेचारे पैस्चर्स यानी चारे की तलाश में अपने भेड़ बकरियों को लेके एक जगह से दूसरी जगह सीजन के हिसाब से चल देते हैं। ये हमेशा टेम्पररी सेटलमेंट्स में ही होते हैं, जैसे कि बंजारे हम कह रहे थे। It was Mary's birthday party. She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. तो मैरी की बर्थडे पार्टी थी और वो और उसके फ्रेंड वेट कर रहे थे गुरप्रीत का, ताकि मैरी केक कट करे। At last Gurpreet arrived, tired, coughing and whizzing. अब लास्ट में गुरप्रीत तो आ गई। अब क्या था, वो बहुत ज्यादा थका हुआ और कफिंग हो रहा था, विजिंग हो रहा था। She explained that the traffic jam was terrible. अब उसने बताया आकर गुरप्रीत ने कि भाई ट्रैफिक जैम जो था वो बहुत ही खतरनाक था। Mary's mother, Mrs. Thomas, patted Gurpreet's back and sighed. Of the pollution in our city. Prasad had recently come from his village. तो अब बच्चों, मैरी की जो मम्मी थी मिसेस थॉमस, उसने गुरप्रीत की कंधे पे ऐसे थपथपाया और कहा, हाँ उफ, जो पॉल्यूशन है सिटी का वो बहुत बढ़ गया है। अब प्रसाद जो रिसेंटली विलेज से आया हुआ है, ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पॉल्यूशन इन द सिटीज। अब प्रशांत ने मैरी की मम्मी से पूछा कि शहरों में इतना ट्रैफिक जाम, इतना पॉल्यूशन क्यों होता है, गांव में तो होता ही नहीं ऐसा कुछ। The number of vehicles is increasing day by day due to the growing population in the cities. मैरी के फादर ने कहा, Mary's father, Mrs. Thomas replied. Mary asked, then why are people coming to the cities? अब जो मैरी के पापा थे उन्होंने समझाया प्रशांत को कि भाई शहरों में बहुत लोग, पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग हर रोज व्हीकल्स खरीद रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनको स्पीड में जाना होता है, जॉब के लिए, पैसा ज्यादा कमाने के लिए, और इसीलिए पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो मैरी की मम्मी ने उनको कहा, फिर जवाब दिया, मतलब कि भाई तो लोग क्यों आते हैं यहाँ पे ये सब जानने के लिए। तो फिर उसकी मम्मी ने कहा कि दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। भाई शहरों में अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, कुछ भी छोटा मोटा धंधा मिल जाता है, बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी मिलती है। मैरीज फादर enquired, if so many people keep coming to cities, where will all the people live? Mr. Thomas said, that is why you see so many slums and squatter settlements where people stay in congested and unhygienic condition. तो अब मैरी की मदर ने कहा कि भाई इतने लोग बढ़ते जाएंगे शहरों में, तो सब लोग रहते कैसे होंगे, कहाँ रहते होंगे। तो मैरी के फादर ने जवाब दिया, भाई इसीलिए तो आपको शहर में झोपड़पट्टियां दिखाई देती है, लोग बहुत ही बिच बिच के एक साथ इकट्ठे हो के, कंजस्टेड यानी बहुत कम जगह में रहते हैं, अनहाइजेनिक जगह में रहते हैं। कुछ लोग तो बेचारे गटर के आसपास भी अपना घर बना लेते हैं, बहुत बुरी हालत है। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज। इसीलिए तो शहर में भी अच्छे से बिजली नहीं आती है, ढंग से वाटर सप्लाई नहीं है। प्रसाद सेड, our villages may not have big cinema halls, well-equipped schools and good hospitals, but we have lot of open spaces and fresh air to breathe in.
When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. अब प्रसाद ने जवाब दिया कि हाँ, मैं मानता हूँ कि सिटी जैसी लैविश लाइफस्टाइल नहीं है हमारी, लेकिन गांव में हमें बहुत ओपन स्पेस मिलता है, ताज़ा हवा मिलती है। हमारे यहाँ पे भले बड़े सिनेमा हॉल नहीं है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जब मेरे दादाजी बीमार हुए थे तो उनको लेकर हमें सिटी के हॉस्पिटल में आना पड़ा था। तो आप ये देखो, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आप देख सकते हो कितनी कम जगह में कितने सारे घर झोपड़पट्टी बनी हुई है। और यहाँ पे देखो स्कैटर्ड सेटलमेंट, मतलब कितनी दूर दूर, ये देखो गांव में पहाड़ों पे कितनी दूर दूर घर है, कितना मस्त एकदम फ्रेश ऑक्सीजन यहाँ पे मिलता है। तो देखो, फ्रॉम द अबव conversation we can identify two different pictures of settlements, the rural and the urban settlements. The villages are rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, crafts work and trading. तो बच्चों, ये दोनों जो ऊपर बातचीत चल रही थी, जितनी भी प्रशांत की, मिस्टर थॉमसन की और मैरी की मम्मी की, ये सारी बातों से ये समझ में आ गया है कि शहरों में बहुत कम जगह होती है और गांव में बहुत ज़्यादा जगह होती है। और इसके हिसाब से हम ये पिक्चर भी देख सकते हैं। गांव में लोग ज़्यादातर खेती करते हैं, फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री यानी जंगलों का जो भी लकड़ी बीनना है, बेचना है, चंदन की खेती हो, गम की खेती हो, ये सारी चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, कॉम्पैक्ट यानी बहुत ही कम जगह में, और स्कैटर्ड यानी बहुत दूर दूर जगह में। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स वेर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। जहां जहां जमीन मिलती है वहां वहां लोग घर बना लेते हैं। इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट dwellings आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, यानी बहुत बड़े बड़े एरिया में घर फैले हुए होते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। जहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है, वहां भी लोग कम रहते हैं। In rural areas, people build houses to suit their environment. In regions of heavy rainfall, they have slanting roofs. तो बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि जहां पर आप देख सकते हैं, जहां पर रूरल एरिया होता है वहां पे एनवायरमेंट के हिसाब से घर बनाए जाते हैं। जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे टेढ़े छज्जे बनाए जाते हैं, छत को इस तरह से टेढ़ा किया जाता है ताकि पानी सीधा फिसल के नीचे आ जाए। Places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform or stilts. तो आप ये देख सकते हो, जहां पे पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है वहां पे इस तरीके से ऊंचाई पे लकड़ियों के सहारे ऊंचे घर बनाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टिल्ट्स कहते हैं। Thick mud walled houses with thatched roof are very common in areas of hot climate. तो बच्चों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे मिट्टी की दीवारें बनाई जाती है और ऊपर से घास फूस लगा दी जाती है ताकि हवा अच्छी रहे, मिट्टी ठंडक देती है। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। लोकल चीज़ों का, पत्थरों का, घास फूस का यूज़ किया जाता है घर बनाने में। The towns are small and the cities are larger. Urban settlements in urban areas. The people are engaged in manufacturing, trading and services. Name some of the villages, towns and cities of your state. तो बच्चों, छोटी सिटी, बड़ी सिटी, ज्यादा लोग। अब बड़ी सिटी में मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, सर्विसेज होती है, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, गवर्नमेंट के बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं। विलेजेस जो होते हैं आपकी सिटी के आसपास, जरा उनके नाम आप लिखो। तो ये आपको यहाँ पर टारगेट दिया गया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इग्लू दिख रही है बच्चों, यहाँ साइड में देखो, ये इग्लू, इसे इग्लू कहते हैं और ये ठंड में यहाँ पर लोग रहते हैं। Where do you find dwellings made of ice? Who make them and what are they called? तो बच्चों, इनको इग्लू कहते हैं और ये ठंडी जहाँ पे बर्फ गिरती है ना, वैसी जगहों पर ये इग्लू बनती है। अब देखो ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट यानी हम आना जाना कैसे पसंद करते हैं। तो देखो, ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। तो ट्रांसपोर्ट बच्चों वो जरिया है जिसके द्वारा लोग आते जाते हैं या सामान को इधर उधर ले जाया जाता है। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। पहले के समय में एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब पैदल चल के जाना या बैलगाड़ी में जाना या घोड़े पे जाना, बहुत समय लगता था। टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्ट इजियर। बच्चों, व्हील जब मिला, लोगों को इन्वेंट हुआ ना, तो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ईजी हो गया। आज आप देख लो, कोई भी चीज है, एरोप्लेन के अंदर भी व्हील होते हैं टेक ऑफ करने के लिए, है ना, या फिर ट्रेन हो, बस हो, कार हो, स्कूटर हो, तो व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। लेकिन आज भी लोग एनिमल्स को तो यूज करते हैं।
देखो घोड़ा गाड़ी, हॉर्स कार्ट एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखो लेट्स डू लिस्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास व्हाइल कमिंग टू स्कूल। तो आप अपने दोस्तों से पूछो भाई वो किस किस तरह के ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं स्कूल आने के लिए। तो देखो इन अवर कंट्री डोंकीज, mules, bullocks and camels are common. In the Andes mountains of South America, almas are used as आर याक्स इन टिबेट। तो बच्चों अलग अलग जगह पे देखो इन द एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में अल्मा यूज होते हैं, याक टिबेट में यूज होते हैं क्योंकि टिबेट में बहुत ठंड पड़ती है। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। दे टुक ईदर बाय सी रूट और लैंड रूट। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर। नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। बच्चों पहले के समय में तो शिप से आना पड़ता था या चल के, बहुत समय लग जाता था, कई कई बार तो सालों लग जाते थे। लेकिन अब तो बस 6 से 8 घंटे इंडिया से यूरोप शुप करके आप पहुंच जाओगे फ्लाइट में। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी। तो आज के समय की ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इससे हमारा टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचती है। अब देखो डू यू नो देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज। तो बच्चों आप अपने पेरेंट्स से जरूर पूछना आप जिन रास्तों पे चलते हो वो नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है। अब आप सोचते होंगे कि नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे होते क्या है। तो देखो द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। चारों दिशाओं को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करने वाली जो रोड है जिसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आप मैथ्स में क्वाड्रिलेटरल बनाते हो ना, अपोजिट साइड्स लगभग पैरेलल होती है उस तरीके से। तो देखो द मोस्ट, अब यहाँ पे देखते हैं द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो 4 तरीके से हम कहीं पे भी जा सकते हैं। वो रेलवे की मदद से, ट्रेन की छिक छिक करके, फिर हम एरोप्लेन में जा सकते हैं, पानी में से जा सकते हैं, शिप में, सबमरीन में और हवा से जा सकते हैं। अब देखो रोडवेज की बात करें, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंसेज आर रोड। तो बच्चों रोड से हमको कहीं भी जाना होता है तो हम रोडवेज का डिस्टेंस मतलब रोडवेज यूज करते हैं। जो छोटी मोटी जगह पर आसपास जाना होता है दे कैन बी मेटल्ड, जिसे पक्का बोलते हैं हम, एंड अनमेटल्ड, कच्चे रोड भी हो सकते हैं, पक्के रोड भी हो सकते हैं। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन टेरेन लाइक डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। तो बच्चों चाहे कहीं पे भी जाना हो, अभी तो आप जानते हो ना अटल टनल बन चुकी है रोहतांग पास से, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बर्फीली घाटी जहां पे बहुत टाइम लग जाता था वहां पे भी अब तो पक्का रोड बना दिया है। मनाली ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज द वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। रोड बिल्ड्स अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज, अंडरपाथ्स। तो जो अंडर मतलब अंडरग्राउंड जो होते हैं ना उनको अंडरपाथ्स कहते हैं या सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर। अब ट्रेन नीचे से जा रही हो तो फ्लाईओवर बनाए जाते हैं या ट्रैफिक को हटाने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये देखो कच्ची सड़क, पक्की सड़क, कच्चा रोड और पक्का रोड आपको दिख रहा है। अब रेलवेज की बात करते हैं, देखो डू यू नो द ट्रेन फ्रॉम जिंग टू Lasha run at an altitude of 4,000 meter above sea level and the highest point is 5,072 meter। तो ये लाशा देखो, ये मुझे लग रहा है किसी चाइनीज जापानीज में है और ये बहुत ही ऊंचाई पे है। रेलवेज की बात करते हैं, द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स, बहुत सारा सामान इधर से उधर ट्रेन में ही होता है बच्चों। एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग सफर ट्रेन से ही करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन्स। बच्चों ट्रेन के आने से जो क्रांति आई है, एक जगह से दूसरी जगह लोग आसानी से जाते हैं, सामान पहुंच जाता है। इस क्रांति के बाद में जो स्टीम इंजन था उसको भी रिप्लेस कर दिया गया है। अब डीजल इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है हमारे पास में। In places, super fast trains have been introduced to make the journey faster. अब super fast express भी चलती है। The railway network is well developed over the plain areas. Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also. बच्चों एडवांस टेक्नोलॉजी से जो रेलवे लाइंस डिफिकल्ट माउंटेन में भी चला दी गई है। आप देखो असम में, मेघालय में कितनी खूबसूरत ट्रेन जर्नी होती है, लोग जाते हैं वहां पे स्पेशली ट्रेन में बैठने। बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड, इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया। बच्चों इंडिया का रेलवे जो नेटवर्क है ना वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। अब देखो डू यू नो
The Trans-Siberian Railway is the longest railway system connecting St. Petersburg in western Russia to Vladivostok on the Pacific coast. तो ये वहां का रेलवे यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क है. अब देखो वाटरवेज, अब ये तो आपको पता ही है, स्टीमर होते हैं, शिप होती है, तो चलो पढ़ते हैं इनको. You have already learned that since early days, waterways were used for transportation. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods for long distance. अब बच्चों आपको एक बात बता दूं, एरोप्लेन कितना भी बेस्ट हो, लेकिन दुनिया का कोई भी गुड्स यानी कि ट्रेन हो, कार हो, बस हो, जीप हो, कोई भी चीज जो भी एक्सपोर्ट होती है दूसरे देश से हमारे देश में इंपोर्ट होती है, तो वो सारी की सारी शिप्स के रास्ते यानी पानी के रास्ते ही शिप में आती है बच्चों. प्लेन में सिर्फ हल्का फुल्का सामान ही आता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पोर्ट्स. तो देखो दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स. इनलैंड यानी अंदर पानी के अंदर ही, जो हमारे देश के अंदर ही जो रूट्स हैं, और सी रूट्स की बात करते हैं. नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज. तो जो भी लेक्स होते हैं या नेविगेबल जिनमें हम रास्ता पता कर सकते हैं, तो उनको हम अपने देश के अंदर ही जो भी इनलैंड लैंड के आसपास होते हैं उस एरिया में यूज करते हैं. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका. तो ये अंदर अंदर ही जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं. फिर देखो सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. कोई भी चीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो भी लानी ले जानी हो वो सी रूट्स के जरिए ही आती है. These routes are connected with the ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia. एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट मुंबई, तो कितने गर्व की बात है ना. न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रियो दे जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन इन केप टाउन in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. Can you name some more ports of the world? तो आप और ports बता सकते हो. अदानी पोर्ट मुझे याद आ रहा है, तिरुवनंतपुरम में भी बहुत सारे पोर्ट हैं बच्चों. तो ये अलग अलग पोर्ट जो है, कोचीन में भी पोर्ट है. तो ये सारे पोर्ट्स को आप जरा पता करो और इनकी लिस्ट बनाओ. अब देखो एयरवेज, एयरवेज का नाम आते ही आपको याद आ जाता है हेलीकॉप्टर, जेट प्लेन्स, ये सारी चीजें. तो देखो दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th century. इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि फ्यूल जो होता है वो बहुत ज्यादा खर्च होता है ना टेक ऑफ करने के लिए, उड़ने के लिए, इसीलिए फ्यूल्स के कारण इसका खर्चा ज्यादा होता है. एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant area. बच्चों किसी भी ऐसी जगह जहां पे हम पानी के रास्ते, सड़क के रास्ते नहीं पहुंच सकते, वहां पर हम उड़ के इसके रास्ते पहुंच सकते हैं एयरवेज के कारण. Especially where there are no roads and railways, helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in the time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines. बच्चों जब कहीं पे बाढ़ आई हो या कहीं पे भूकंप आया हो या कुछ भी खतरनाक परिस्थिति हो, लोगों को खाना पहुंचाना है या लोगों को बचाना है, कोई भी काम हमें करना है, जैसे केदारनाथ में बहुत भयानक फ्लड आई थी या कहीं पे भी कुछ होता है, तो हम लोग हेलीकॉप्टर की मदद से, चाहे उन्हें कपड़े देने हैं, पानी देना है, खाना देना है, दवाइयां देनी है लोगों को, ये सब अब कर सकते हैं और लोगों को वहां से उठा के सेफ प्लेस पे भी ले जाया जाता है. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo. अब देखो कम्युनिकेशन की बात करते तो बातचीत के बिना तो आज के समय में कोई रह ही नहीं सकता. तो देखो फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम न्यूज़पेपर्स एंड टीवी न्यूज चैनल्स इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज. आप जहां रहते हो, चाहे बंगाल में, चाहे बिहार में, चाहे दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, कलकत्ता में, तमिलनाडु में, केरला में, गुजरात में, मद्रास में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अब मैं सारे स्टेट्स के नाम ले चुकी हूँ. जहाँ जहाँ से जो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी लोकल भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स का नाम जरूर लिखे लिस्ट में. अब देखो कम्युनिकेशन की बात करते हैं. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स. विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन हैव devised new and fast modes of communication. The figure 7.10 explains the evolution of the communication system.
तो बच्चों किस तरीके से हम कम्युनिकेट करने लगे हैं ये हमें इस फिगर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो कैसे यहाँ पे पहले कबूतरों के द्वारा लोग पहले आपस में, फिर चिट्ठी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, अब टीवी ड्रामा के द्वारा, मतलब कितना डिफरेंस आ गया है। हम लोग एक दूसरे को अपने मैसेजेस कैसे पहुंचाते हैं। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। बच्चों ये जो एडवांसमेंट आया है ना कम्युनिकेशन की फील्ड में, इसने पूरी दुनिया को जैसे बदल के रख दिया है। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू एडुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन। तो किसी को पढ़ाना है या किसी को एंटरटेन करना है, थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इन सब के साथ में हम लोग बहुत सारे लोगों से एक साथ जुड़ सकते हैं। सोचो अमेरिका में अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको हम इंडिया में देख सकते हैं, इंडिया में कोई चीज़ हो रही है तो उसे लोग अमेरिका में देख सकते हैं। तो हर जगह अब हर कोई ये सारी चीज़ों को एक साथ देख सकता है। दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया। इसीलिए जब बहुत सारे लोग एक साथ देखते हैं तो उसे मास मीडिया कहा जाता है। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। Satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast and disaster warning। बच्चों सैटेलाइट्स जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है उसकी मदद से हम लोग किसी को भी वार्निंग दे सकते हैं, क्लाइमेट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, जमीन का सर्वे करके बता सकते हैं जमीन के अंदर क्या है, जमीन के अंदर वाटर लेवल कैसा है, ऑयल है या नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोग मीडिया के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ई मेल्स थ्रू इंटरनेट। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेल्युलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। Internet not only provides us with worldwide information and interaction, but has also made our lives more comfortable। देखो ना मैं यहाँ से बैठ के पढ़ा रही हूँ, आप अपने घर से बैठ के सब कुछ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, एक अनोखा रिश्ता बन चुका है हमारा बच्चों। तो इंटरनेट कह लो, टीवी कह लो, ईमेल कह लो, ये सारी चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी को जैसे बदल सा दिया है। सोचो अगर ये सब ना हो तो हम तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वापस से वही पुरानी जिंदगी जीना, तो ये जो हमारे अंदर डेवलपमेंट हुआ है ये सब तो बेकार ही हो जाएगा। Now we can reserve tickets for railways, airways and even cinemas and hotel sitting at home with this kind। तो बच्चों आज हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी, हम किसी भी जगह को बुक कर सकते हैं, ट्रेन की टिकट हो, होटल की टिकट हो, कुछ भी हम घर से बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग सब कुछ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं वर्ल्ड मेजर सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं। आपको ये मैप क्वेश्चन जरूर आएगा। एटलीस्ट आप इंडिया के इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जो हैं, सी पोर्ट्स जो हैं, उनको तैयार कर लीजिएगा। आपको सी रूट्स ब्लू लाइन में दिए हुए हैं और एयर रूट्स रेड लाइन में दिए हुए हैं। अब देखो, ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल, सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, वी आर अ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। तो बच्चों लोगों की कनेक्टिविटी के लिए, जुड़े रहने के लिए पूरी दुनिया में सर्विस सेंटर्स और ये सब कुछ बनाए गए हैं और अब हम एक बहुत बड़ी ग्लोबल सोसाइटी बन चुके हैं, सब एक परिवार की तरह। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।